नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80 करोड़ लोग भारत में मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी 23 से 24 करोड़ है। पाकिस्तान में 1 किलो आटे के लिए मारपीट हो रही है। आप सोचो, 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कितने लोग प्राप्त कर रहे हैं? 80 करोड़। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। कितनी है? आज का समाचार पत्र पढ़ा आपने? पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए मारा पीटी हो रही है। कल वहां दंगा हो गया इसी बात को लेके, क्योंकि आटा ही नहीं है देश में। पाक अधिकृत कश्मीर में लगातार आंदोलन चल रहे, कह रहे कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए, क्योंकि भारत में मोदी जी का शासन है और इसलिए हम भारत के अंदर खुशहाल रह पाएंगे। ये जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, इन लोगों से बोलो कि भैया जाओ पाकिस्तान में ही रहो, वहां भीख मांगो, भूखे मरो, भारत के लिए बोझा मत बनो, क्योंकि भारत के लिए बोझा बन करके भारत की प्रगति के बैरियर ये लोग बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत बाबा गरीबनाथ को प्रणाम करते हुए कहा कि ये देश का चुनाव है, ये हिंदुस्तान का भविष्य तय करने का चुनाव है, ये चुनाव देश का नेतृत्व चुनने का चुनाव है। क्या मुसीबत थी? अपने जरा दादा दादी पिता माता को पूछिए, जंगल राज की जिंदगी कितनी भयानक थी, कितनी डरावनी थी। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार को कई दशक पीछे धकेल दिया था। ये एनडीए की सरकार है जो बिहार में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाई है। अब नक्सलवाद प्रभावित जिले भी तेजी से कम हो रहे हैं। जब शांति स्थापित हो रही है तो उद्योग भी लौट रहे हैं, निवेश भी आ रहा है, और आप जानते हैं जब निवेश आता है तो रोजगार के भी मौके बढ़ाता है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी का इंडी गठबंधन भारत को बांटने में ही जुटा है। ये समाज को आपस में लड़ाकर अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण में लगा है। मोदी ने आपका डबल मुनाफा करने वाली भी एक और योजना बनाई है, डबल मुनाफा। इस योजना से आपकी बिजली का बिल हो जाएगा 0। बिजली का बिल, जरा बोलो ना, बिजली का बिल 0। इतना ही नहीं, आप घर में बिजली पैदा करके आप हीरो बन जाएंगे। इस योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। देश में चौथे चरण का मतदान चल रहा है। पीएम मोदी जमकर पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। उनके प्रचार पर अब आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा ने तंज कसा है। झा ने कहा कि 400 पार बोलते बोलते वो चुप हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी रैली की भीड़ की बात करें तो उनकी सभाओं में जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ बिहार में जेसीबी की खुदाई देखने के लिए आती है। 54-55 500 पार तो बोलते बोलते आप चुप हो गए। उतनी भीड़ ना, अक्सर लोग कहते हैं हल्के में, बिहार में जेसीबी खुदाई देखने के लिए लोग आ जाते हैं।
जितनी प्रधानमंत्री जी की सभा में भीड़ की चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी को बिहार की सड़कों पर आना पड़ा, पटना की सड़क पे सबसे तथाकथित सेफ सीट पे, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। पीएम आप हार रहे हैं। राहुल गांधी सोमवार को रायबरेली पहुंचे। उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा में कहा कि रायबरेली मेरी 2 माताओं की कर्म भूमि है, इसलिए मैं यहां से चुनाव लड़ने आया हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के देश के युवाओं के लिए क्या करने जा रही है, ये बताने रायबरेली आया। तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था। बहुत जोश है आप में। तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था। ये हमारे सोशल मीडिया वाले जो हैं, ये वीडियो ले रहे थे और मैंने मां से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा नहीं, तुम्हारी 2 मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्म भूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। बरहामपुर से कांग्रेस सांसद और पार्टी उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम जीतेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बेहद आश्वस्त हूँ। लगभग 4 से 5 स्थानों पर कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। मैं शिकायत दर्ज करने जा रहा हूँ। मेरी प्रतिस्पर्धा भाजपा और टीएमसी से, किसी व्यक्ति से नहीं। टीएमसी को यहाँ से यूसुफ पठान को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए था। चुनाव आयोग ने भी काफी हरकत के बाद सारे अब तक की इन टीएमसी पार्टी की गुंडों के सारे जो कारतूत है उनको विफल करने में सक्षम हुई। आगे क्या स्थिति आएगी मैं तो अभी इसी वक्त कहने की स्थिति में नहीं हूं। अब तक की स्थिति ऐसा है कि चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कई बूथे हैं, जैसे कि बेलडांगा बोल के एक जगह है, मिर्जापुर, ये बड़ा खतरनाक जगह है, और बरुआ की 2-4 जगह और सालार की 1-2 छोटे पॉकेट में ये सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ गुंडों ने बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यूसुफ पठान के प्रति ममता बनर्जी की जरा सा उनको सम्मान देने की जरा सा उनकी मंशा रही, अगर रही थी तो उनको राज्यसभा में ला सकते थे। सीधा एकदम बहरमपुर लोकसभा में उनको लाकर ममता बनर्जी, उनका यही मंशा थी, मकसद यही थी कि मुसलमान वोटों में विभाजन हो। मुझे हराने के लिए दीदी ने एक क्रिकेटर को इस्तेमाल किया, जिनका हारना बिल्कुल तय है। अब तक मेरा लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा घटना नहीं घटी। छोटे मोटे 2-4 जगह एजेंट वालों को घुसने नहीं दिए गए थे, कई जगह एजेंट को धक्के मार के निकाले भी गए थे, लेकिन तुरंत हमारे पार्टी और हमारे सारे कार्यकर्ता उनकी सक्रियता की बदौलत हमें तुरंत सारे खबर चुनावी आयोग को हम लोग बताया, और चुनावी आयोग ने भी काफी हरकत के बाद सारे अब तक की इन टीएमसी पार्टी की गुंडों के सारे
जो कारतूत है उनको विफल करने में सक्षम हुई। फिर विपत्ति शुरू हुई, धीरे धीरे आगे क्या स्थिति आएगी मैं तो अभी इसी वक्त कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि चुनाव आयोग काफी सक्रिय है। ये तो मैं जरूर कहूंगा, जहां जो देखते हैं जरूर कहूंगा। ये अब तक की स्थिति ऐसा है कि चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कई कई बूथे हैं, जैसे कि बेलडांगा बोल के एक जगह है, मिर्जापुर, ये बड़ा खतरनाक जगह है, और बरुआ की दो चार जगह, और सालार की एक दो छोटे छोटे पॉकेट में ये सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ गुंडों ने बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे एजेंट अंदर जाएं और बैठे रहें। और सत्तारूढ़ पार्टी की और एक मतलब सुविधा ये होती कि उन काफी ये निर्दलीय प्रार्थी को उन्होंने खड़ा किए हैं, जिनकी चलते उनकी अपना अपना एजेंट की संख्या भी बढ़ चुके हैं। वो बूथ के अंदर ज्यादा एजेंट रहते हुए वो बूथ के अंदर गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो एजेंट वहां है वो सारे इन लोगों को, सारे साजिशों को, सारे इन लोगों को नाकाम करने में अब तक तो सफल रही। क्या चुनाव शांत रहेगा? क्या लगता है? अब मुझे तो ये उम्मीद है, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे चुनाव आयोग की जो सक्रियता हमें देखने को मिलते हैं, इसमें चुनाव जरूर शांत रहेगा और आम लोगों की वोटदान करने की मौका मिलेगा। ये मुझे लगता है अब तक। मैं अब तक के हालात बता सकते हैं, आगे क्या होगी अब जब रहोगे मैं बोलते रहूंगा। यूसुफ पठान एक बड़े क्रिकेटर है, श्रीलंका में खेल रहे हैं। अगर यूसुफ पठान के प्रति ममता बनर्जी की जरा सा उनको सम्मान देने की जरा सा उनकी मंशा रही, अगर रही थी तो उनको राज्यसभा में ला सकते थे। सीधा एकदम बहरमपुर लोकसभा में उनको लाकर ममता बनर्जी, उनका यही मंशा थी, मकसद यही थी कि मुसलमान वोटों में विभाजन हो, ध्रुवीकरण हो। देखिए, मोदी जी और बीजेपी पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ये सारे देशवासी को नहीं, सारे दुनिया को पता है। पहले तो देशवासी को पता चलते थे, अभी दुनिया कह रहे हैं कि मोदी जी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं। लेकिन बंगाल के जो अग्नि कन्या ममता बनर्जी, वो भी मोदी जी के पीछे नहीं रही। वो मोदी जी के साथ साथ ये भी कहने लगी कि हम भी किसी से कम नहीं जब तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति की सवाल हो। वो बहरमपुर मुझे हराने के लिए एक व्यक्ति को लाए, और जो व्यक्ति अब तक एक शब्द मोदी जी के खिलाफ, और गुजरात में गोधरा बिल्किस बानो के जो मुद्दा, एक बात उनको जुबान से नहीं निकले, उल्टे वो कहते हैं कि मोदी जी के लिए उनका गर्व महसूस होते हैं। तो पता लगाइए कि ये मोदी जी और दीदी की सेटिंग के अलावा और क्या हो सकते। इसीलिए मुझे हराने के लिए दीदी ने एक क्रिकेटर को इस्तेमाल किया, जिनका हारना बिल्कुल तय है, नंबर 1। नंबर 2, टीएमसी पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम लोग मुसलमान, तुम इतने बार बार तुम दादा को वोट दो, भाईजान को वोट दो। दूसरी तरफ हिंदुओं को ये सलाह दे रहे हैं ये टीएमसी पार्टी कि हिंदू तुम सारे बीजेपी को वोट दो क्योंकि पठान हारेगी। तो ये जो दो मुहिया राजनीति टीएमसी पार्टी ने किए हैं, सारे यहाँ के लोगों को पता चल गया। देखिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद, यह सांप्रदायिक राजनीति की कभी सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए ये मुर्शिदाबाद जिला हो सकता, ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट जरूर है, संख्यालघु अध्युषित इलाका जरूर है। 70% मान लीजिए संख्यालघु यह रहते हैं, मतलब अल्पसंख्यक, जिसका अल्पसंख्यक कहते हैं, वो बांग्ला में हम संख्यालघु कहते हैं। अल्पसंख्यक को संख्या तादाद, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अल्पसंख्यक की तादाद लगभग 70%। अच्छा, सारे हिंदुस्तान में परसेंटेज की मतलब आंकड़े के हिसाब से सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं कश्मीर की अनंतनाग जिला में। उसके बाद एब्सोल्यूट टर्म में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में। फिर भी ये डिस्ट्रिक्ट में मैं दिल्ली से ब्राह्मण पुत्र प्रणब मुखर्जी को लाए थे और जंगीपुर क्षेत्र में उनको उतारे गए थे।
आपको शायद जानकारी है। वो एक मुसलमान उम्मीदवारों को हरा के हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे पहली बार वो नुमाइंदे बन सके। तो इसलिए मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के आम लोग सांप्रदायिक सोच को कभी ये मान्यता नहीं देते, सांप्रदायिक सोच को ये बार बार नकारते रहते। फिर भी ममता बनर्जी की कोशिश रही कि कम से कम अधीर चौधरी तो हारे, चाहे इसके बदले अगर बीजेपी जीत जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ते। इसलिए एक पार्टी जो पठान के लिए भाई को वोट दो, दादा को हराओ एक नारा लगाते हैं, वो पार्टी हिंदू एरिया में जाकर ये कहते हैं कि मौका मिले है, पठान हरेगी, अभी बीजेपी को जीतने का बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गया है। तो यही दो मुहैया राजनीति बंगाल के लोग जानकारी में लाए और साथ साथ मुर्शिदाबाद के लोग दिल्ली के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस संबंध में अस्पतालों को मेल मिला है। बड़ा हिंदू राव, संजय गांधी अस्पताल, जानकी देवी अस्पताल और बुराड़ी अस्पताल को इस संबंध में मेल मिला है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही सर्च अभियान शुरू कर दिया। प्रारंभिक जांच में अस्पताल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। संदेश खाली में जारी तनाव के बीच रविवार को महिलाओं ने टीएमसी के नेताओं को पीट दिया। इन नेताओं की इतनी पिटाई की कि इनके कपड़े तक फट गए। टीएमसी नेताओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले 2 दिनों से हिरासत में लिया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में सामान्य स्थिति के दावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया। श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान अभी जारी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में ये पहला चुनाव है। बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बाइकआउट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और ख़ासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन 2 दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से ये कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आज़ादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो जरूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कामदार है, बाकी नामदार है। आप छोड़ दीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, वो कहने दीजिए। हमने तो नाम देखे, बाकी ने तो चलिए सिर्फ इल्जाम लगाया। हमने तो आपको नाम दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, हमने थाने की डिटेल्स दिए हैं जिन थानों में उनको बुलाया गया है, और हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि हम ये 8 नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहो कि हम बिना सबूत के बात कर रहे हैं। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं था, इट वॉज एन इंडिकेटिव लिस्ट। इट वॉज टू शो दैट जो हम कह रहे हैं हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अब इंतज़ामिया की तरफ से ये फिर जवाब आया कि ये जी ऐसे ही बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन हमने तो नाम दे के आपको कहा, हमने थाने के डिटेल्स दिए, उस चीज़ का तो आप जवाब दे नहीं सके। हमने किसी एक पुलिस के अफसर के खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने कहा कि ये इंतज़ामिया की तरफ से हो रहा है। और लगातार बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज से जो है ये रिपोर्टें आई, यहाँ तक कि मेरे जो पोलिंग एजेंट्स और बाकी थे वो इतने डरे हुए थे रात को कि उनको पता नहीं कहाँ बुला के बंद किया जाएगा। कई सारे तो या तो दोस्तों या रिश्तेदारों के घर में सोए, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों में सोए थे रात को, वो घर वापस नहीं गए। अगर यही इनका आज़ादाना तरीका इलेक्शन है तो फिर ये अपने घर में रखें इसको। डॉक्टर साहब, आपका एक देरीना तजुर्बा है, ये चीज़ आपने पहले भी देखी है। जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्टेटमेंट आया था, अगर इलेक्शन कराना ही नहीं था फिर तो पहले ही क्लियर करते कि किनको जिताना है। यही तो मुसीबत है जो हम लोग बार बार कहते हैं कि दूसरे जो खड़े हैं उन्हीं के एजेंट हैं, उन्हीं की तरफ से खड़े हैं। आज लोग उनको दिखा देंगे कि कौन यहाँ पे है कौन नहीं है, कर लें जो करना है।
फिर तो लोगों का भरोसा उठता है। लेकिन होता है, पुलिस जरूर और अपनी उठेगा। पार्टी भी इसी तरह की एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनके वर्कर्स को भी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यही तो मुसीबत है। अपनी पार्टी के तरफ से इस तरह के इल्ज़ाम लगाना तो मजाक की बात है, क्योंकि ये किया ही जा रहा है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और है कौन मरकज़ की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए? और ज़रा बताएं कौन से वर्कर? मैं फिर ये बात दोहराता हूँ ना, अब हमने तो कम से कम आपको नाम दिए, थानों के डिटेल्स दिए, वो ज़रा बताएं कौन है और किस थाने में लिया गया। अब चलिए, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, आज नया दिन है। अब उम्मीद करते हैं कि हमारे वर्करों को इस तरह तंग नहीं किया जाएगा। आज हम पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं, हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हमारे साथ 2 फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो पहली मर्तबा वोट डाल रहे हैं। ये पहली बार है कि हमारी फैमिली की 3 पीढ़ियां जो हैं एक साथ वोट डालने आए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि बाकी जगहों में भी इसी तरह अपने जमहूरी हक का जो है वोटर इस्तेमाल करें। अगर के ये कहा गया है कि कोई बॉयकॉट नहीं है, किसी तरह की वायलेंस नहीं है, किसी तरह का खतरा नहीं है, तो फिर बढ़ चढ़ के लोगों को जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यही एक जमहूरी तरीका है जिससे कि हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकें। उमर साहब, ये चीज़ पहली बार हो रही है, यहाँ कोई हड़ताल काल इस बारी नहीं है, कोई आज इलेक्शन के दिन आप शाम तक वेट करके देखते हैं ना, अब इसका कितना असर पड़ेगा। आप कहते हैं कि कोई बॉयकॉट कॉल नहीं है, ठीक है ना, अब नहीं है, तो इसका वोटरों पे कितना असर पड़ेगा। आज शाम जब तक पोलिंग बूथ खुले हैं तब तक देखें। अब जो लेकिन अब इस बार तो चलिए फिर आप मान के चले ना कि जो वोट में हिस्सा नहीं ले रहा है, अपनी मर्जी से नहीं ले रहा। अब कितने वोटर जो हैं पुलवामा ज़िले में, शुपियाँ असेंबली हल्के से, श्रीनगर से जो हैं, कितने वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। मेरी तो सबसे मोतबाना गुजारिश यही होगी कि वो इस मौके को गंवाएं ना, इस मौके का वो इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ जमहूरियत में यही एक तरीका है जिससे कि हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकें। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हो चुकी हैं जिनके बारे में वोटरों को अपनी राय जो है वो देनी होगी, और ये एक तरीका है। मैं कैसे कह सकता हूँ क्या कन्वे करेगा, वो तो रिजल्ट कन्वे करेगा ना। मैं तो ये कहूँगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट आया, क्योंकि हमने तो बार बार इस इलेक्शन में 5 अगस्त 2019 के हवाले से बात की, 370 को यहाँ से हटाने की बात की, जो हमारे साथ पिछले 5 साल में जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसका हमने जिक्र किया है। जाहिर सी बात है, इंशाल्लाह जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीतेंगे तो अक्सर बेशतर वोटरों की भी यही राय होगी जो हमारी है। लेकिन ये सवाल आप मुझसे तब पूछिए जब 4 जून को नतीजे होंगे। देर बला में इजरायली हमले में 2 डॉक्टर मारे गए हैं। जबालिया के रहने वाले 48 वर्षीय आब्दिल करीम के अनुसार ये बहुत मुश्किल रात थी। कई घंटे लगातार बमबारी होती रही। ये इजराइल का पागलपन है। इजरायली हमलों में गाजा में अभी तक 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं। अभी तक करीब 3 लाख लोगों ने रफा छोड़ दिया है और सुरक्षित स्थानों पर चले। देश के अधिकतर राज्यों में आंधी तूफान और बारिश होने से चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब फिर से देश के कुछ हिस्सों में लू का दौर शुरू होने की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक 14 मई तक पूर्व और मध्य भारत में तूफान, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। आईएमडी का अनुमान है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 16 मई तक ऐसा ही मौसम रहेगा। उसके बाद 16 मई से उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो 13 मई को छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।